सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल खत्म हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं और अब वहां पर गिनती का सिलसिला जारी है। 7 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने अपने वोट कास्ट कर चुके हैं और अब नताइज आहिस्ता आहिस्ता आना वहां पर शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ही कांटे का मुकाबला मुतवक्के था और लोगों के सवालात थे कि अगर इन तीनों जमातों को वोट दिया जाए तो किस बुनियाद पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके विफाक में हुकूमत है, उसने मुल्क में ऐसा क्या किया जो गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत हो और लोग वहां पर वोट दें। फिर पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुक्मरान जमात है, सिंध में पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग सिंध की हुक्मरान जमात को अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने सूबे में वहाँ पर हुकूमत बनाने का मौका दें। और फिर मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ चल रही है, बहुत ही जारहाना रवैया और बयानिया उनका इदारों के खिलाफ इस वक्त मौजूद है, तो उनको चूँकि वो गिलगित बल्तिस्तान में पहले हुक्मरान जमात भी रह चुकी है, तो उनको क्यों ऐसा वहाँ पर दोबारा लाया जाए। और अगर उन्होंने कोई ऐसे काम किए होते, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल किया होता, तो फिर जो इतनी ज़ोरदार कैंपेन मरीम नवाज़ ने वहाँ जाकर एक हफ्ते की, तो फिर शायद इसकी ज़रूरत ही पेश ना आती और लोग खुद ब खुद उन्हें दोबारा मुंतखब करने में हक बजानिब होते। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नताइज का सिलसिला भी जारी है। कौन सी जमात कामयाबी हासिल करेगी और कौन सी जमात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन मंशूर के साथ सामने आ सकती है। फैसल अजीज़ खान साहब चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, बोल के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। असद खरल साहब चीफ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो फैसल साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये कहा जा रहा है कि बड़ा ही कांटे का मुकाबला हो सकता है। 23 नशस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, ज़ाहिर एक नशस्त पर बाद में इंतखाब होना है। 6 ख़वातीन की, 3 टेक्नोक्रेट्स की नशस्तें हैं। अब तक की सूरत हाल पर क्या लग रहा है आपको, कौन सी जमात इस वक्त फेवरेट कही जा सकती है? देखिए, इसमें कोई बहुत मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी भी इलाके के अंदर तालीम याफ्ता लोग हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी, और बहुत सोच समझ के वो फ़ैसला करते हैं। वो बड़े मुश्किल के अंदर अपना ज़िंदगी के बड़े मराहिल गुजार चुके हैं। बुनियादी मसाइल उनके पास नहीं है, वो हकूक़ उनके पास नहीं है जो सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान के शहरियों के पास हैं। वो स्ट्रगल के अंदर हैं। मौसम का स्ट्रगल भी है, ज़रूरियात की ज़िंदगी का मामला भी है, सेहत के मामला भी हैं, उनके मुसलसल स्ट्रगल का सिलसिला है और उनके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है। ये तीसरा सियासी इलेक्शन उनकी लाइफ के अंदर हो रहा है। पहले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी वफाक में थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। दूसरे इलेक्शन में नून लीग वफाक में थी, उन्होंने नून को वोट दिया। तीसरे इलेक्शन के अंदर PTI है और जाहिर है वजह यह है कि वफाक ने ही इस सूबे को चलाना होता है, इनके पास उस तरह के पावर्स नहीं है। 18वीं तरमीम वहाँ पे लागू नहीं होती, हकूक़ के मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ पर यह है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए PTI को वोट देकर जो फ़ायदा होगा वो ये है कि CPAC एक ऐसे नहज पर आ गया है कि जिसकी टेल के ऊपर काम हो रहा है और हेड पर काम होना, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, ये हेड है और यहाँ पे काम होना है। और ये पहला मौका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने देखा कुछ मीटिंग्स भी हो चुकी हैं जिसके अंदर गिलगित की कानूनी हैसियत और मजीद इनको वहाँ पे किस तरह आज़ादी दी जाए, किस तरह से इनको सहूलत दी जाए, उसके अंदर मामला आगे बढ़ रहे हैं और लगता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी से होंगी। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, चीन जो है वो बड़ा तेज़ी से काम करना चाहता है और कर रहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार नहीं कई दफ़ा कहा कि हम चीन के साथ हैं और खुलकर चीन के साथ हैं। इस सारे मंजरनामे के अंदर वहाँ का लोकल खातून हो या मर्द हो, 7 लाख वोटर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है फैसला करना। लेकिन जो असर डाला है बिलावल भुट्टो जरदारी की जबरदस्त कैंपेन ने, एक जगह पे उन्होंने जाके एक हल्के में 2-2, 3-3 मीटिंग्स की, कारकुनों से मिले, लोगों से मिले। और गिलगित के लोग हैं भी बड़े जबरदस्त, वो हर कॉर्नर मीटिंग में जाते हैं, हर जलसे में जाते हैं। पीपल्स पार्टी से निकलते हैं, नून वालों के पास जाते हैं, नून वालों से निकलते हैं, PTI वालों के पास जाते हैं और सोच समझ के वोट देते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को हो सकता है बड़ा धचका लगे। उसकी वजह यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को वहां से जितवा दिया जाए तो फंड कहां से आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सूबे के फंड्स गिलगित पे लगाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अब नताइज जैसे आते जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाए,
23 नशिस्तें जिसपे इलेक्शन हो रहे हैं, 12 पे सीएम ने आना है, तो बहुत कंफर्टेबल मैं समझता हूं कि पीटीआई आजाद उम्मीदवारों के साथ तो बना लेगी। इसका मतलब कि फिर ज़ाहिर बहुत कोई चॉइस नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के लोग, सपोर्ट विफाक से चाहिए, फंड्स विफाक से चाहिए, तो फिर विफाकी जमात को यहाँ पर इख्तिदार में लाना उनकी मजबूरी है, जैसे पहले 2 बार भी हो चुका है। अगर कोई और जमात आती है, लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर कामयाब हो जाती है, तो फिर मसाइल में इसका मतलब इजाफा हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो उनके साथ मुजाहिरों में होंगे, अगर नून लीग के साथ वो वोट पार्टिसिपेट करते हैं या पीपल्स पार्टी को फॉलो करते हैं, तो अगले जो जलसा होगा उसमें खास सारे गिलगित के लोग वहां खड़े होंगे, तो उन्होंने जलसे पे खड़ा होना है या अपने मसले हल करने हैं। बहुत सिंपल सा मामला है। पीपल्स पार्टी का भी नजर आ रहा है हुकूमत में होता आना, या मुस्लिम लीग नून का हुकूमत में वफाक में होता आना, ऐसा सिनेरियो नहीं। और इत्तेफाक से पीटीआई को एडवांटेज मिलना शुरू हो गया, इकोनॉमी, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी वाले बिजनेसेस, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनकी जो गेयर ठीक नहीं हो रहे थे वो होना शुरू हो गए। फिर दुनिया में कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं, अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, यूएनओ के अंदर तब्दीली हुई है, बहुत सारी और तब्दीलियां हो रही हैं, चीन बहुत क्लियरिटी के साथ आगे आ रहा है। और कल की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, पाकिस्तान के वजीर खारजा की, उन्होंने इंडिया को दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया। सारे दुनिया के अखबारात के अंदर इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो स्टेट टेररिज्म करता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उन्होंने सेक्टेरियन टेररिज्म किया, पैसे दिए। तो पाकिस्तान ने बड़े स्टेप्स क्लियरिटी के साथ आगे गए, तो बड़ा आसान है पहले की निस्बत गिलगित के वोटर के लिए वोट देना। अब मामला एक और है कि वादे जो करते हैं पीटीआई के लोग, हमारे इमरान खान साहब और वज़रा, वो तकरीर तो कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। अब ये मामला फिर यही होगा कि आप इतनी सारी गुफ्तगू फरमा देते हैं, इतनी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जैसे पूरे पाकिस्तानी झेल रहे हैं इस हुकूमत को, तो आइंदा गिलगित वाले भी झेलेंगे। सही। तो अमीर अब्बास, अब ये इतना ही सिंपल है, जिस तरह फैसल साहब ने कहा कि बहुत ही आसान ऑप्शन, चूंकि वफाकी जमात के पास ही सारे इख्तियारात, सारे फंड्स होते हैं, उसी ने गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा देना है। फिर सूबा बनाने की बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि आने वाले दिनों में इस पर भी मजीद काम होगा। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग फिर पीटीआई को ही लेकर आए। बिलावल वहाँ 20 दिन रहे, मरियम नवाज़ वहाँ पर 1 हफ्ता रहीं, बड़ी मेहनत की, बड़ा जोर लगाया इन जमातों ने, फिर आखिर में नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का नहीं, ये मामला आज़ाद कश्मीर का भी इसी तरह से है। आज़ाद कश्मीर में भी अमूमन वही हुकूमत या वही जमात बरसर इक़्तिदार आती है जिस जमात की मरकज़ में हुकूमत हो। क्योंकि इन दोनों खित्तों को वो हुकूक नहीं मिल सके या उतनी आज़ादी नहीं मिल सकी कि जिसके बाद ये आज़ादाना तौर पर फैसले कर सके। अब ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत की बुनियादी रूह क्या है कि अगर मैं एक वोटर हूं और मुझे वोट कास्ट करना है, तो मेरा वोट किसी भी इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो। अगर मेरा वोट अंडर इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये जमहूरियत नहीं है, मेरा वोट बायस्ड है। इसका मतलब कहीं पे बाकी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन ये जो 2 खित्ते बदकिस्मती से ये दोनों अंडर इन्फ्लुएंस रहे हैं, क्योंकि जो मरकजी हुकूमत है दरअसल वो इनकी गर्दन जो है वो दबा के रखती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल जो वफाक के पास है, वो इन दोनों खित्तों को चलाती है। आहिस्ता आहिस्ता इनको हुकूक मिलना शुरू हुए। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ 2009 में, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इनकी अपनी कानून साज असम्बली बनी, और 2 जिसके हुकूमतें जो हैं वो गुजरी हैं। अब ये तीसरी हुकूमत जो है इंशाल्लाह अब ये बनेगी आज के इलेक्शन के बाद। तो ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि वहां के लोग आज़ादी से फैसला नहीं कर पाते। अगर उनको, जैसे उन्होंने नून लीग को वोट दिया पिछली हुकूमत में, उनको नून लीग शायद ना पसंद हो, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि नून लीग मरकज में है, अगर हम नून लीग को वोट नहीं देंगे तो नून लीग पैसा नहीं देगी। आप बाकी पाकिस्तान में देख लें क्या होता है, जब कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन वही कैंडिडेट कामयाब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो रूलिंग पार्टी से जिसका ताल्लुक हो। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जमहूरियत तो कहीं भाड़ में, हमने तो उसको जितवाना है जो रूलिंग पार्टी से है, और ये कल को अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने चीफ मिनिस्टर से पैसा लेकर आएगा और हमारे ऊपर लगाएगा। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि वोट आजाद नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो आज सारा दिन जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान, ये बदकिस्मती से पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज को तो छोड़ दे, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके नजर में ये बिल्कुल हेच और नीच इनकी हैसियत रही है बेचारों की। कोई तवज्जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दी है। अच्छी बात यह है कि आज सारा दिन बोल समेत बाकी तमाम चैनल्स ने कवरेज की है
और पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे गई, जब सबसे पहले बिलावल गए, फिर मरियम गई, उसके बाद हुकूमत के लोग भी गए, जलसे दिखाए गए, एक डिस्कशन होती रही अखबारों में भी, टीवी चैनल्स में भी। ये जो तो ये एक बात है। अब चूंकि वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस इस तरह की है ही नहीं सोचने समझने की कि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत में जो जमात है उसी जमात को यहाँ इक़्तिदार में लाना है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 5-6 इलेक्टेबल्स जो नून लीग से लिए अपनी जमात में, फिर टिकट्स भी उन्हीं को दे दिए, फिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात के भी किसी आम से शख्स को ये टिकट दे देती तो कामयाब तो वो हो जाता। इस थ्योरी को अगर ज़हन में ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा, इसमें ये एक वेटेज जरूर है सिटिंग गवर्नमेंट के पास, उसको एक एडवांटेज जरूर होता है कि उसको वहां पे ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी भी ऐसे माजेगामे को खड़ा करते हैं कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है। आफ्टर ऑल आपने अपनी विकेट तो मजबूत करनी है ना, कोशिश तो करनी है। अब देखें, आप इनके लोग गए, अली अमीन गंडापुर गए, अरशद दाद, सैफुल्लाह न्याजी, मुराद सईद, सबने जाके जलसे किए, मेहनत की हुकूमत ने भी। वरना हुकूमत कहती कि भाई हम तो हुकूमत है, ये तो हमें वोट मिल जाएगा, अनकंटेस्टेड हम जीतेंगे, हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की? नहीं, आफ्टर ऑल मेहनत तो करनी है फिर भी है। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल मैदान खाली छोड़ दें ऑपोजिशन के लिए। आपने जहां कैंडिडेट खड़े करने हैं, आपने अपने तौर पे अच्छे कैंडिडेट भी खड़े करने हैं, आपने जलसे की टक्कर का जलसा भी करना है, आपने बाकी जो कुछ हो सकता है आपने वो भी करना है। तो वैसे एक बाय डिफॉल्ट एक ये सिस्टम बन गया हुआ है, ये सेटअप ऐसा बन गया है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे इलेक्शन जो है, आप देख लें 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो चौधरी अब्दुल मजीद या अब्दुल हमीद समथिंग नाम था, जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पीपल्स पार्टी के थे। अभी जो राजा साहब हैं, फारूक हैदर साहब, वो पीएमएलएन के, क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत थी मरकज में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब अगले साल वहां पे भी इलेक्शन होने जा रहा है आजाद कश्मीर में, तो मुमकिन है यही सवाल आप उस वक्त भी कर रहे होंगे, तो हो सकता है तरीके इंसाफ इस दफा आजाद कश्मीर में भी जीत जाए। सही, चलें, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी पाकिस्तान तहरीक में ज्वाइन कर चुके हैं। तो जमशेद साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक एज तो हासिल है कि वफाक में आपकी हुकूमत है, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून के 6 इलेक्टेबल्स को आपने अपनी जमात में लिया, गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे थे जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं गए थे उस वक्त कोई भी सियासी जमात वहाँ पर मुतारिक नहीं थी। 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल से आपने इसको नज़रअंदाज किया हुआ था। इलेक्शन से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान की याद आई, फिर आपने सोचा इलेक्शन कैसे लड़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ पे हमारी, आप कह लें कि हर किस्म की तंजीम मौजूद थी, सारे विंग्स वहाँ मौजूद थे, लोग काम कर रहे थे, लेकिन बेसिकली आप कह लें, जैसे बात अभी अमीर अब्बास कर रहे थे कि बेसिक बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को उसकी इन्फॉर्मेशन कब आती है? चूँकि आप लोग वहाँ पे इलेक्शन के करीब जाना शुरू हुए हैं, तो उस वक्त की एक्टिविटी आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं और वो विजिबल भी है। उससे पहले वाली एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो हुकूमत की थी या अपोजिशन की थी या पीटीआई की थी, वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है, विजिबल हो रही है, उनके इशू सामने आ रहे हैं, तो वो आप कह लें कि मेन स्ट्रीम में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की जमहूरियत जो है मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन रही है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पीटीआई की वहाँ को तंजीम साजी नहीं थी, वहाँ के इश्यूज़ जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे थे, पीटीआई जो इस पर वर्किंग नहीं कर रही थी, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं कर रही। देखें, सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे ज़्यादा टूरिज़म उस तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप कह लें कि हाइड्रो पावर की जो बात करें, हाइड्रो पावर वहाँ पे मतलब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा शुरू हैं। सो बेसिकली इस वक्त आपका फेस बन गया जीबी आपका फेस बन गया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, आपका एक जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं गेम चेंजर वहाँ से आपकी ट्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। लिहाजा उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट उसको ट्रीट कर रही थी, उसी हिसाब से लेके चल रही थी। और आज मतलब पिछले 3 साल में, वहाँ ये 2 साल में हालात बड़े बदले हैं, बड़ी तेज़ी से बदले हैं वहाँ के लोगों के, और फर्दर तेज़ी से बदलेंगे। बाकी रह जाती है बात कि जो मेन गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट होती है। मैं समझता हूँ ये शायद रिवाज की हद तक ठीक है बात, लेकिन ये कोई आप कह लें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जिस तरह कराची जैसा कोई बदकिस्मत शहर नहीं है जीबी या कोई सूबा कि जिसको 2 सालों में कौन सा वहाँ अस्पताल कायम हुआ, कौन सा स्कूल कायम हुआ, कौन सा वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आपकी जमात ने लगाया? देखें, आपको कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि कहीं जाके गवर्नमेंट ने उनके फंड्स के साथ कोई
खिलवाड़ किया हो, जिस तरह कराची में गवर्नमेंट करती है, सिंध गवर्नमेंट करती है। मैं समझता हूँ कि जब आपकी अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो थी, अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, उसने हमारी तारीफ नहीं करनी थी। हमने उनको फंड्स देने थे, हमने उनको बजट देना था, जो उनका हक था वो देना था, और उन्होंने काम करना था। वो कहीं भी आपको रिपोर्ट नहीं हुआ कि हमने खुदा न खास्ता कहीं को डंडी मारी हो, कहीं उनके साथ कोई क्वेश्चन की हो, कहीं उनको फंड्स में कोई कमी हुई हो, फंड्स बेहतर हुए हैं। सो यही काम फेडरल गवर्नमेंट का यही काम था कि आपका फंड्स का जो मुस्लिम लीग नून के दौर में फंड्स उनकी अपनी गवर्नमेंट को मिल रहे थे, हमारे दौर में भी हमारी मुखालिफ गवर्नमेंट को उसी तरह फंड्स का फ्लो रहा है या इम्प्रूव हुआ है, कहीं किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं हुई। तो यही सबसे बड़ा आप कह लें कि जो चीज़ आपको रिपोर्ट नहीं हुई, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। वरना जब भी मुखालिफ गवर्नमेंट आती है तो लोकल गवर्नमेंट वहाँ की बैठ जाती है, वो उनके काम रुकना शुरू हो जाते हैं, वो चीखना शुरू हो जाते हैं। वो काम अगर नहीं हुआ तो समझे कि ऑल इज़ वेल, ऑल वाज वेल। सो हमने उसी तरह जिस तरह उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको ट्रीट कर रही थी, उसी तरह या उससे बेहतर उनको ट्रीट किया, इसीलिए उनको कंप्लेंट नहीं आई। लिहाजा हमारा ईमान है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फ्यूचर में इन लोगों का मेन स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। आपके पानी के सूते सारे वहाँ से फूटते हैं, आपके तजारत के सूते वहाँ से फूटते हैं, आपकी बिजली के सूते वहाँ से फूटते हैं। लिहाजा उसी तरह इस इलाके ने आगे जाना है और जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जमशेद साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। असद खलील साहब, ज़ाहिर प्री पोल रिगिंग की वहाँ पर बातें की जा रही थी, इल्ज़ामात लग रहे थे, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी। अब उनमें किस हद तक सदाकत थी? जब ये नताइज सामने आ जाएंगे फिर ये जमातें जो जमात हार जाएगी वो ज़ाहिर धांधली का शोर मचाएगी। आपसे मैं इसका जवाब लेता हूँ ज़रा। एक यहाँ भी वही होगा, जो भी जमात इलेक्शन हारती है, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे हुक्मरान जमात हो, फिर धांधली का शोर मचेगा। पहले ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो ऐसी बातें कर रही हैं। अरबाब, आज पूरा दिन जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र थी और पूरे जो 23 हल्के जिनमें इंतखाब हो रहा था, कहीं से ऐसी कोई एविडेंस सामने नहीं आई जिससे ये कहीं कोई जाली वोट डाले जा रहे हों, एक से ज़्यादा किसी बंदे ने वोट कास्ट कर लिया हो, या ऐसा बंदा कि वोट अगर कास्ट करना चाहता है और वो पोलिंग में आया मुकर्रर टाइम पे और उसको वोट कास्ट ना करने दिया गया। इस तरह की कोई फुटेज, कोई एविडेंस कोई नहीं आई। हाँ, एक बात आई, अवैस कादर शाह साहब बता रहे थे कि फार्म 45 जो है वो ट्वीट किसी ने कर दिया है और उसमें चूँकि PTI के कैंडिडेट जीते हैं आधे घंटे बाद तो वो ट्वीट हो गया, तो ये धांधली है। मामला ये है कि उसका भी बड़ा बेहतरीन हल है कि अगर फार्म 45 जो है उसके साथ साथ हर जो पोलिंग होता है उस पर हर जमात जो है उसका पोलिंग एजेंट मौजूद होता है, और फार्म 45 उसी जो हल्का होता है उसके तमाम जो एजेंट होते हैं उनके पास जो मौजूद होते हैं पेपर्स, उनको जमा करके एक रिज़ल्ट उसके ऊपर कंपाइल करके उन्हीं रिज़ल्ट की बुनियाद पर जो हर पोलिंग एजेंट के पास जो हर जमात का होता है और हर पोलिंग एजेंट में मौजूद होता है और वो उसके पास भी मौजूद होते हैं, क्या वो जो फार्म 45 है जो आधे घंटे बाद अगर ट्विटर पे आ गया है, अगर तो उन्हीं पोलिंग एजेंट के जो तमाम जमातों के पास वो रिज़ल्ट मौजूद है, अगर उनकी कंपाइल करके उसी नतीजे को जमा करके वो जारी जल्द अगर हो गया है तो उसमें आप धांधली तो नहीं कह सकते। आज एक हमें ये भी देखना है कि आज जो पोलिंग का अमल है उस दौरान मेरी बात हो रही थी IG गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब से, तो आज के हवाले से मैंने पूछा कि कोई ऐसा मुकदमा FIR दर्ज हुई हो कि जिसमें किसी हवाले से भी कोई पोलिंग बंद हुआ हो, किसी ने धांधली की अटैम्प्ट की हो या किसी को वोट जाली कास्ट करने के लिए, इस तरह की कोई रिपोर्ट उनका इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उनका कि 2 हमारे जो जवान हैं पुलिस के वो इस पोलिंग के अमल के दौरान उनकी यानी जानों के नजराने उन्होंने दिए हैं और उसमें कोई टेररिज्म नहीं है। वैसे एक ज़ाहिर बात है वो ड्यूटी के दौरान अगर कोई जाँ बाक होता है कोई यूनिफॉर्म वाला तो हमें उसको शहीद ही कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अगर जाँ बाक होता है। एक उन्होंने बताया कि KPK से जो पुलिस जवान आए थे ड्यूटी इलेक्शन के दौरान, तो पोलिंग के अमल के दौरान राजवली जो है कांस्टेबल जो है वो जाँ बाक हुआ दिल का दौरा पड़ने से, और दूसरे हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी के खाइस्ता गुल, वो भी जो आए थे फ्रंटियर कांस्टेबलरी से इलेक्शन की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो लैंड स्लाइडिंग से एक पत्थर गिरने से वो जाँ बाक हुए। तो ये इस पोलिंग के अमल के दौरान 2 हमारे जो जवान हैं वो भी कीमती जानों का हमारा जो है उनका एक ज़िया हुआ है। तो ये अमल बहरहाल इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है अवाम की गिलगित बल्तिस्तान की वो बहुत ज़बरदस्त थी। आज 7000 मीटर की बुलंदी पे हमने देखा
बुज़ुर्ग, ख़वातीन, जितने भी लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस अमल में हिस्सा लिया। 7 लाख वोटर्स हैं और जो जितने सर्वेज आए हैं या जो आज ग्राउंड रियलिटी या जो नताइज अभी तक हम अनाउंस कर रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि पीटीआई के जो लोग हैं शायद उनको सीटें ज़्यादा मिले और उसके बाद अगर मिलती हैं तो वो पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, फिर नून लीग के लोग हैं। बहरहाल आज़ाद उम्मीदवार जो है उनके वाले से भी 2-3 उम्मीदवारों के जो 2-3 हलकों में काफ़ी उनकी मजबूत पोजीशन बताई जा रही है। JUIF जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि 1-8 सीट शायद उनको भी मिल जाए और मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है को 1-2 सीटें शायद उनको भी मिल जाए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो PTI वहाँ पे बगैर PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर भी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ वो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है, तो जो अभी तक की सूरत हाल जो नजर आ रही है। फैसल साहब, ज़ाहिर है अभी सिटिंग जो सीट एडजस्टमेंट किसके साथ क्या होती है वो तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। मौलाना फजल रहमान ने क्यों गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर कहीं कोई तवज्जो नहीं दी, कैंपेन के लिए वहाँ गए भी नहीं, शायद एक दिन के लिए भी वो नहीं गए। मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग वहाँ पर गए, वफाकी वज़रा वहाँ गए। उन्होंने क्यों इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान को नज़रअंदाज किया? क्या यकीन था कि वहाँ नहीं जीत पाएंगे, कोई एक नशिस्त भी उन्हें नहीं मिलने? मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने बिल्कुल तवानाई ज़ाया नहीं की गिलगित बल्तिस्तान जाके, और सबको पता है कि वहाँ वफाक का असर कितना ज़्यादा है और जो मेहनत बिलावल ने की वो आज इस्तेमाल शायद ना हो लेकिन मुस्तकबिल में ज़रूर इस्तेमाल होगी। बिलावल ने जो मेहनत की है, एक एक गली, एक एक घर जाके मुश्किल रास्तों से सफ़र करके कैंपेन, उन्होंने अपना मुस्तकबिल का एक नेटवर्क बना लिया। माजी की सारी गुफ्तगू की, किस तरह पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में असरअंदाज होती रही है, किस तरह लोगों के काम करती रही है। बीबी का जिक्र किया, अपने नाना का जिक्र किया, अपने वालिद का जिक्र किया, तो उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया है। जीतने वाला गेम उन्होंने भी नहीं किया और जाहिर है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी सीट्स कुछ ज़रूर ले लेगी। एक मेरे पास नतीजा आया है, बल्कि आप भी नतीजा पढ़ के सुनाइए। तो फैसल साहब, अब ये ज़ाहिर सेटिंग अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किसको किस जमात को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यहाँ हुकूमत बनानी है तो जैसा भी खरल साहब कह रहे थे कि फिर आज़ाद उम्मीदवारों की भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, फिर MMA कितनी सीट्स लेती है ये भी देखना होगा, और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीट्स लेती हैं या कम लेती हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन सकती है। असल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ हलकों में एक दूसरे का साथ देती जिस तरह के जलसों के अंदर दे रहे हैं, तो PTI को शायद कुछ हलकों के अंदर सख्त मुकाबला टाकरा हो सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट हम देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार होते हैं या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान होते हैं, तो सूरत हाल वो उस तरह की नहीं है। PTI आराम से निकल रही है आगे, आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो जाएंगे। यहाँ मैं समझता हूँ और बाब जो इशू है ना, वो इशू ये है कि ये CPAC का हेड है, उस प्रोजेक्ट का हेड है गिलगित बल्तिस्तान। इसकी कानूनी हैसियत के बारे में प्लान हो चुके हैं, इसको किस तरह से ईजी करना है, लोगों को किस तरह से रिलीफ देना है, किस तरह से यहाँ पे तरक्याती अमल होने हैं, किस तरह से यहाँ पे बिजनेस होना है, किस तरह से इन्वेस्टर्स आने हैं, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन प्लान हो गई हैं। हम टेल के ऊपर बहुत डेवलपमेंट देख चुके हैं, रास्ते में देख चुके हैं, गवादर वाली साइड के ऊपर हमने देख लिया, अफगान ट्रांजिट शुरू हो गई है, पोर्ट एक्टिव हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं गवादर में, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इस साइड पर जो शुरू हो रहा है ये लॉक इन्वायरमेंट, इसकी कानून साजी, पार्लियामेंट से इसकी कानून साजी, लोगों को तैयार रखना और लोगों के इशूज़ प्रियोरिटी वाइज, उनके इशूज़ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर अगर हम बात करें। हमने जलसे भी सुने, जलसों के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की हमने तकारीर बहुत सारी सुनी, बहुत सारे हमने बहुत फजूल किस्म की तकारीर सुनी जो तजलील की जा रही थी या पर्सनल अटैक्स थे जिसकी शायद मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं थी। तो अमीर, अब ज़ाहिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पर बनती है, इन 2.25 सालों में ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम थे, उन्हें बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ा। हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस ऐसे थे जिससे अभी तक वो मुकम्मल तौर पर नहीं निपट सकी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद वहाँ के लोगों को ये हुकूक मिलने का सिलसिला, ये जो पाकिस्तान में सूरत हाल रही इन 2.25 सालों में, ये ऐसे ही रहेगा? उसकी रफ्तार कुछ तेज़ होगी? क्या तबसरा करेंगे सूरत हाल पर? साहब को 2018 में, हेलो अरबाब जी, अमीर से मेरा सवाल है। जमशेद साहब आपकी तरफ आता हूँ।
अरबाब, अभी तो जिन्होंने 2018 में इमरान खान साहब को वोट दिए थे, अभी तो बेचारे वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके हुकूक उन्हें कब मिलेंगे। अब आप देख लें, आज इस्लामाबाद में सारा दिन, अभी इस वक्त तक इस्लामाबाद में मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं। इस्लामाबाद तो कंटेनराइजेशन के जरिए से कंटेनर लगा के बंद हुआ है। यानी आज ये जो मवासलाती राब्ता है, जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, ये फंडामेंटल राइट है। हमारे यहाँ कभी दफा 144 लगा के बंद कर दिया जाता है शहरों को। ये दफा 144 कॉलोनियल दौर की दफा है, नौ आबादियाती जमाने की, जब पूरी कौम इसमें ऐड कर दूं, यहाँ कराची में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। नेशनल स्टेडियम में PSL हो रहा है, आधा शहर बंद है, स्टेडियम खाली है, कोई किसी को देखने आने की इजाजत नहीं है, लेकिन शहर बंद है। तो मतलब हम कौन सी बात हो रही है? हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। जो असल तरक्की जिस किस्म की होनी चाहिए थी ना हमारे यहाँ, ये कंक्रीट जो मटेरियलिस्टिक तरक्की है ना, ये दुनिया में और भी कई मुल्कों ने की है। लेकिन जो एक मुआशरा, कौम की जो तरक्की थी ना, मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। यानी ये फंडामेंटल राइट है आपका। मुझे यहां से निकल के अगर दफ्तर पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच सका आज। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? कंटेनर लगा के, मोबाइल सिग्नल बंद सारा दिन, सुबह से लेके अब तक। अब अंदाजा करें कि आज लोगों की कितनी डिपेंडेंसी है मोबाइल के ऊपर। लोगों के राब्ते बिल्कुल मुनक़ता, घरेलू मसाइल। खैर, अब लोग अभी तो जिन्होंने 2018 में वोट दिए थे इमरान खान साहब को, अभी तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अभी हमारे हुकूक हमें कब मिलेंगे। गिलगित वालों से तो वादा उन्होंने अब किया है, 2018 में तो गिलगित वालों से वादा नहीं था। अब उनके पास प्रैक्टिकली आप देखें अरबाब, 3.25 साल की हुकूमत है। तो 3.25 साल की हुकूमत में वो ये जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, जो असल अब उनका इंतखाबी मार्का 2023 का होगा, वो इसके ऊपर तवज्जो देंगे या वो गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो देंगे? उनको हर 3-4 महीने के बाद इमरान खान साहब को ये उन्हें झंझोड़ा जाता है कि जी खान साहब इतना टाइम गुजर गया, जाग जाएं, लोग शोर मचा रहे हैं। वो कहते हैं हाँ बस अब मैं जो है ना, मैंने सारी तवज्जो अवाम के मसाइल पर जो है वो अभी जैसे ये जो अपोजिशन के जलसे और ये जो इन्होंने खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को खाने पर बुलाया और PMLQ उसमें शामिल नहीं हुई, तो भी फिर उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जी बस अब हमारी सारी तवज्जो अवामी मसाइल के ऊपर है। तो हर 3 महीने के बाद ये एक टेम्पलेट है, जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, छापते हैं, टेम्पलेट लिखी हुई है, यहां से उठा के बस पेस्ट करते जाएं। हर 3 महीने के बाद ये एक खास टेम्पलेट है जो प्राइम मिनिस्टर के सामने आती है। बस अब हमारी सारी तवज्जो जो है ना वो पाकिस्तानी कौम के मसाइल की तरफ होगी। तो मुझे तो फ्रैंकली नहीं लग रहा कि गिलगित बल्तिस्तान के कोई मसाइल ये हुकूमत को बड़े पैमाने पे एड्रेस कर पाए। मैंने तो बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है गिलगित बल्तिस्तान, मेरा तो एक तरह से वो सेकंड होम बन गया था। आपको अंदाजा नहीं कि कितने हॉरिबल हालात हैं वहां पे। ये आज जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वहां जाके जो इन्होंने माशाल्लाह एक ड्रामा वहां पे किया इस कैंपेन के अंदर के जी हमने पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा दी, हालांकि 10 साल इनकी वहां हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने इनको एक हुकूक में ब्रेक थ्रू किया। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक अच्छी बात है और वो हमेशा सेरा पीपल्स पार्टी के सर रहेगा। लेकिन और बहुत कुछ होना था। वहां पे अभी भी कम्युनिकेशन के जराए वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। लोग मौसम की शिद्दत की वजह से जो कर्बनाक जिंदगी गुजारते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। आप कराची में या मैं इस्लामाबाद में बैठ के, सड़कें रास्ते बंद हो जाते हैं। आप कनाडा, अब इनके पास जवाब होता है जी बर्फबारी बहुत, भाई कनाडा में तो आधा कनाडा ऐसा है जहां पे पूरा साल जो है वो -20-30 टेम्परेचर रहता है, वहां बर्फबारी नहीं होती है, वहां बिजली की तारें नहीं टूटती हैं, वहां गैस की पाइप नहीं फटते, पानी के पाइप नहीं फटते। एक नॉनसेंस किस्म के एक्सक्यूजेस हमारे पास रखे हुए, तो उनकी जिंदगी तो बहुत तकलीफ दे है। उनके पास बिजली और गैस के मसाइल, उनके पास इंटरनेट, आज 2020 में, अब हम नवंबर में खड़े हैं, आज इंटरनेट नहीं है वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और हम कहते हैं जी हमारा ये CPAC होगा और फलाना होगा, ढमकाना होगा, ऐसे क्लीशेस पता नहीं कहां से ये सियासी बयानियों में सिर्फ लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे। प्रैक्टिकली काम जो है वो 0/0 है इन सबका। सिर्फ इमरान खान साहब, आज उनकी हुकूमत बताती ना कि भाई ये 2.25 साल जो हमारे गुजरे हैं, इसमें हमने गिलगित बल्तिस्तान में फला CPAC के कुछ प्रोजेक्ट्स थी, हमने वहां पे इकोनॉमिक जोन दे दिया। भाई वो तो देना था आपने। वो जो भी हुकूमत आएगी CPAC को एक तरफ रख दे। CPAC कोई किसी का भी ठेका नहीं है, ये शी जिनपिंग का है। ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, यहां पे कोई भी आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान या कोई और गंगू तेली बन जाए, CPAC चलेगा। CPAC आपका नहीं है क्रेडिट, ये किसी का भी नहीं है क्रेडिट। ये शी जिनपिंग का विजन है और ये बनना था, ये गुजरना था पाकिस्तान में से और ये बनाना था, चूंकि हमारी चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे, ये बनना था और हमारे फायदे में, जारी बात है।
तो जो भी होता उसने बनाना था, किसी का इसके ऊपर इजारादारी नहीं है। सी पैक को एक तरफ रखते हैं, उसके अलावा बताएं आपने गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ कहने को तो नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि जी मैंने जो मोटरवे निकाली इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से जो थाकोट तक पहुंच चुकी है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, लेकिन उसी पैक के प्रोजेक्ट में आता है, सही वो नवाज शरीफ का कोई खास उसमें नहीं है। तो इन सब ने बातें बहुत ज्यादा करती ठीक हैं। है, चले अमीर गुफ्तगू भी करते रहते हैं क्योंकि नताइज में आने का सिलसिला जारी है। जमशेद इकबाल साहब की तरफ भी अगला सवाल लेकर जाना है। अब ये गिलगित बल्तिस्तान वालों से तो आपने वादे कर लिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको वोट भी मिले हैं, गो के अभी पहला जो नतीजा आया तो पीपल्स पार्टी के हक में आया है। अब अगर यहाँ आपकी जमात हुकूमत बना भी लेती है, आ भी जाती है, जो वादे आपने कराची से किए थे, जो हुकूक कराची के लोगों को मिलने थे, जो सूरत हाल इस वक्त पेशावर में हम BRT के और मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में देख रहे हैं, अभी तो ये तमाम मामला हल तलब हैं, ये मसाइल आप 2.25 साल में हल नहीं कर सके, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कैसे हुकूक देंगे? देखें, इसमें आप कह लें कि 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में, देखें आपकी अब इस वक्त कुछ $1600 पर कैपिटा इनकम है। अब जो ट्रांजिशनल कंट्रीज़ हैं, ट्रांजिशनल इकानमीज़ हैं, उनकी अगर इनकम देखें तो कोई 12, 13, 14, $15,000 पर कैपिटा इनकम एनुअल, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट $25,000 से ऊपर हैं। सो अगर आप 10% के हिसाब से भी 10% पर ईयर के हिसाब से 9%, 8% GDP ग्रोथ के हिसाब से भी बात करें तो यू नीड अगले नेक्स्ट 25 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर्स। सो बेसिकली आप कह लें कि आइडियल सूरत हाल तो अगले 5 साल में भी नहीं होगी, अगले 10 साल में भी नहीं होगी, 15 साल में भी नहीं होगी। बेसिक बात है कि इम्प्रूवमेंट, बेसिक बात है इम्प्रूवमेंट के हवाले से देखें तो हमारे मैं बात साहब ये सारी चीज़ें तो आपको 2018 से पहले भी पता थी, फिर वो 90 दिन का वादा, फिर वो 6 महीने का वादा, 1 साल का वादा, फिर वो वादे तो फिर वो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए थे। थोड़ा सा टाइम देना प्लीज़, थोड़ा सा टाइम देना। सो मैं कहता हूँ कि अमीर अब्बास साहब की बात सुन रहा था मैं, तो बात ठीक है, आप कह लें कि गैप्स मौजूद हैं, लेकिन हमने बेसिक्स ठीक कर लिए हैं। आपकी ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, आपका आप कह लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट आपकी कम हुई है, लोकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस वक्त कोरोना दुनिया में बेस्ट मैनेज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस कम हुआ है, यहाँ पे ज़राअत के हवाले से देखें, ओवरऑल आप कह लें कि वर्सटैलिटी जो क्रॉप्स की है उसके हवाले से देखें, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, यहाँ पे देखें पहली बार 5 महीने का लोगों को तनख्वाह दी गई, सारी कंपनियों को जितने पैसे तकरीबन 125 अरब रुपये लोगों को तनख्वाहों के लिए दिया गया कि कोई बंदा बेरोज़गार ना हो। यहाँ पे तकरीबन 200 अरब रुपये मिला लोगों को, बड़ा ट्रांसपेरेंसी से मिला। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं, ये फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है। लोगों के हकूक़ के हवाले से बात करें तो आज आप कह लें कि जैसे एक बैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, आप कह लें फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक मीडिया की आज़ादी का, एक जमहूरी कदरों का, मुआशी और समाजी इंसाफ के हवाले से बात करें तो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन स्टिल गैप इज़ देयर। सो इसमें और अगले 10 साल बाद भी गैप होगा, 20 साल बाद भी गैप होगा। तो सबसे बुनियादी चीज़ होती है, याद रखें, $1600 इन्फ्लेशन होती है, खाने पीने की अशिया की महंगाई होती है। ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये चीनी की कीमत, ये आटे की कीमत, अब ये उनसे मुंसलिक जो दूसरी चीज़ों की कीमतें हैं, फिर ये कब कम होंगी? सबसे बुनियादी चीज़ तो ये हर गरीब अमीर आदमी को ये इस्तेमाल करनी है। आप बड़ी मुश्किल टर्म्स में बता रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, वज़ीर आज़म साहब बताते हैं सीमेंट बहुत बिक रहा है, मोटरसाइकिलें बहुत बिक रही हैं। इस मुल्क में जो आटा महंगा बिक रहा है, जो चीनी महंगी बिक रही है, ये कब सस्ती? देखें इसमें जो चीनी महंगी हुई है, ये आप कह लें कि ये एक गैप है, ये एक फेलियर कह लें इसको, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये जो जिस तरह एक रॉन्ग फीडिंग हुई है, फेलियर किसका? उसकी इंक्वायरी हुई और लोग फिक्स भी हो रहे हैं उसमें। मैं समझता गवर्नमेंट का ही होता है ना, यहाँ पे जितनी सक्सेस मिल रही है इस वक्त, जितनी कामयाबियाँ, उसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, और जो फेलियर होगी उसका डिसक्रेडिट भी गवर्नमेंट को जाएगा। ये नहीं है कि किसी और को, ना क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों गवर्नमेंट के हैं। सो मैं समझता हूँ कि आटे के हवाले से देखें तो आटे के हवाले से तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। यहाँ सिंध में और KPK में उस तरह का उतना अच्छा काम नहीं हुआ, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है और आगे इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन चीनी के हवाले से मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात के साथ हूँ कि चीनी की इन्फ्लेशन इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है, लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट आएगी। सो आप कह लें कि फ्रूट्स के हवाले से देखें, वेजिटेबल्स के हवाले से देखें, हमारी सबसे बड़ी जो फूड है, दूध है, उसमें देखें, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। सब्जियां सस्ती हुई हैं, आप कह लें कि आटा जो है ये अगले साल भी कंट्रोल में रहेगा। मैं जस्ट एक फिगर कोट कर रहा हूँ, आप याद रखना ज़रा। पीपल्स पार्टी के दौर में आटे का रेट 400 रुपये का बैग था 20 किलो का, और शहबाज शरीफ के दौर में 5 सालों में उसकी कीमत जो बढ़ के हुई वो 805
रुपये हुई, 400 से 805 रुपये। इसी मुस्लिम लीग नून के दौर में जो कहती है दूध और शहद की नहरें, डबल आटे की कीमत हुई। हमारे यहाँ आज भी 856 रुपये, 2 साल गुजर गए, 856 रुपये रेट है, 856 रुपये पे मिल रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट की कामयाबी है। और अगले साल भी जो रेट होगा आटे का, मैंने को 950 के लगभग। 856 रुपये कहाँ पे, कौन से शहर की आप बात करें, पाकिस्तान के किस इलाके में मिल रहा है सर? मार्केट में आप जाएं 75-76 रुपये किलो आटा मिल रहा है। जी मैं पूरे पंजाब की, मैं अरबाज साहब मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। पूरे पंजाब के 36 ज़िले हैं। जिस ज़िले में आपको ना मिले, आप कह लें कि फ्लोर मिल का आटा आपको 36 ज़िलों में से एक, चलें रुकिएगा, आप पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। खरल साहब, किसी जगह भी ना मिले हमें ज़रूर बताना। जमशेद साहब रुकिएगा सर। खरल साहब, पंजाब में 856 रुपये आटे का थैला मिल रहा है 20 किलो। पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ जी, पूरे पंजाब की बात। आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। 856 रुकिएगा जरा, चीमा साहब जरा रुकिएगा, खरल साहब की बात सुन लीजिएगा जी। खरल साहब, अच्छा 800 जो 40 या 30 या 860 रुपए आटे की बात है, ये बिल्कुल वो सस्ते बाज़ार या कुछ स्टोर से मिल रहा है। लेकिन ये अगर कहें कि हर स्टोर से या हर दुकान में वो पॉसिबल है, ये मुश्किल है। हाँ, कई जगहों पे ऐसा भी है, अगर सस्ते बाज़ारों की बात की जाए, मॉडल बाज़ारों की बात की जाए, लाहौर में कुछ ज़िला में, तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि ट्रकों में आधे से ज़्यादा थैले जो हैं वो वापस चले जाते हैं, ख़रीदार कम होते हैं, आटा ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। अब उसकी सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ दौरानिए में ये इस तरह इंश्योर नहीं हो रहा था। जिस तरह आपने देखा, ये जब से गंदम इम्पोर्ट हुई है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट, वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो एक्टिव हुई हैं, तो उसके बाद ये इंश्योर हुआ है। लेकिन चक्की का आटा 70 से 80 रुपये मिल रहा है किलो। उसके हवाले से आप बात करें, चक्कियों से जो लोग रहे, हर बंदा जो है, गरीब आदमी जो है, वो 40 किलो या 20 किलो या 10 किलो का थैला नहीं ले रहा होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गरीब, जो कि चक्कियों से आटा लेने पे मजबूर हैं। वहाँ से 70 से 80 रुपये किलो भी आटा उनको दिया जा रहा है। और आप देख लें कि जो रोटी है 8 रुपये में भी नहीं मिल रही, और नान जो है कई इलाकों में तो उसकी 15 रुपये तक कीमत पहुँच गई है। तो अगर आटा, अगर जिस तरह चीमा साहब की बात मान ली जाए कि अगर वो इतना सस्ता मिल रहा है, तो 15 रुपये मजीद भी बात करते हैं। इस अच्छे माहौल में आप पोलिंग होती रही, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ। इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर जो जीतता है उसकी जीत भी फीकी पड़ जाती है, जो हारता है फिर वो धांधली का शोर मचाना शुरू कर देता है। ये वाक़यात कब ख़त्म होंगे हमारे मुल्क में? देखिए ये रिवायती हैं और नहीं होने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि जब वोटिंग हो रही होती है और उसके बाद गिनती हो रही होती है और फिर शफाफियत नहीं होती है और किसी को एतराज़ होता है और फिर नौजवान होते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी, जैसे इकबाल बता रहे थे कि पुलिस ने बहुत अच्छी तरह उसको रिकवर कर लिया, एरिए को मुंतशिर कर दिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो इतनी आसानी से हम दरगुजर भी नहीं कर सकते, नज़र रखने की ज़रूरत है। और जब तक नताइज नहीं आएंगे तब तक ऐसा रहेगा। ये जिन हलकों के अंदर मुकाबला सख्त है वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब वहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह का इन्वायरमेंट रखें जिसमें लोगों को मुतमईन हो, शफाफियत हो, एतराज़ात ना हो और ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत है। इससे पहले जब गुफ्तगू कर रहे थे ना, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। हम महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई महंगाई महंगाई, और वो हमारे दोस्त PTI के कह रहे हैं आटा सस्ता हो गया। महंगाई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। आज तक पाकिस्तान की तारीख में चिकन की, मुर्गी की इतनी कीमत नहीं थी जो आज है। 440 रुपये पर केजी मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है, 440 रुपये। सब्जी का आप कह रहे थे कि प्राइस कम हो गए हैं, सब्जी बहुत महंगी है, प्याज, टमाटर, बेसिक चीज़ें बहुत महंगी, कोई कमी नहीं हुई है। जो गवर्नेंस है ना, सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबे नहीं कर पा रहे, वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त इजलास करते हैं, शानदार मीटिंगें करते हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। चीनी वाले मामले में अब कहा, मैं तो हैरान हूं, इमरान खान साहब ने कह दिया कि आइंदा नहीं होगा। अरे भाई आइंदा नहीं होगा, जो अभी हुआ है उस पर तो कुछ एक्शन करें। वो तो प्राइस कम होना चाहिए चीनी का, आटे के प्राइस कम होने चाहिए, नहीं है आटे की प्राइस कम। आप 4 यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा रख के कहते हैं कि ये प्राइस कम हो गए, और पूरी दुनिया जो है वो हंस रही है हमारे ऊपर महंगाई के इस मैकेनिज्म के ऊपर। जो गवर्नेंस मैनेजमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी फहरिस्तें, उसके ऊपर कई अमल दरामद नहीं है, ना खाने पीने की अशिया कम है। दूध की बात कर रहे हैं, सरकारी प्राइस जो है वो 93 रुपीस पर लीटर है, 120 रुपए लीटर दूध फरोख्त हो रहा है। किसी को फिक्र नहीं है, हर आदमी इस तरह मीटिंग करता है कि इस मीटिंग से मुझे क्या मिलेगा।
मीटिंग का मकसद ये है कि मुझे क्या हासिल होगा, दूध फरोश जो हैं वो मुझे कितने पैसे देंगे। सारी ब्यूरोक्रेसी इस पे चल रही है। सबको मालूम है करप्शन बढ़ गई है, पीटीआई के दौर में पहले से ज्यादा करप्शन है, गवर्नेंस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही है, और हर चीज को कंटेनर लगा के रास्ते बंद करके या अच्छे बयान दे के हल नहीं हो सकती वो चीजें। या तकरीरें बहुत होती है, इजलास बहुत होते हैं, ग्राउंड पर काम नहीं होता या आता नहीं है, या काम लेना नहीं आता है। सही। और वो जो बीच में गैप है उसने आवाम आदमी की तो ऐसी की तैसी कर दी है। लेकिन हम जब सुनते हैं ना इमरान खान साहब से कि नहीं महंगाई वाली, तो अब ये इल्जाम है अपोजिशन का इल्जाम नहीं है, आवाम की कमर टूट गई। सही। फिर आखिरी मिनट रह गया, अब जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब, खलल साहब ने बताया आपको पंजाब का हाल, फैसल साहब ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए और सिंध का हाल और कराची का हाल भी बता दिया। अब आपके पास क्या जवाब है? देखिए मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इसमें महंगाई जो है ना, आप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करें इस बात को कि पाकिस्तान में या दुनिया में भी वन, पाकिस्तान में नंबर 1 आपकी खुराक है, दूध है, नंबर 2 आटा है, नंबर 3 आटा आप 108 किलो खाते हैं, दूध 170 किलो पीते हैं, 21 किलो आप चावल खाते हैं, 21 किलो आप चीनी खाते हैं, 14 किलो आप घी खाते हैं और तकरीबन 7 किलो गोश्त खाते हैं। आप इन सारी चीज़ों में से अगर देखें कि महंगा क्या हुआ है, यहाँ पे महंगी चीनी है। तो माशाल्लाह आपका हिसाब किताब इतना अच्छा है, लेकिन कीमतों की बात करें, आपके कीमतें कितनी हैं तमाम चीज़ों की जिनके आपने ये मिकदार बताई है? हाँ, मैं इस तरह मतलब ये कंजम्पशन है, इसमें आप कह रहे हैं कि जो महंगी जी हुई है, चीनी हुई है, और दूसरा जितना डॉलर आप कह लें जिस तरह डेप्रिशिएट हुआ है, वो ज़ाहिर है हमारा मेन आप कह लें एडिबल ऑयल है या घी है, ये इंपोर्टेड ज़्यादा है, लोकल इसका पार्ट कम है, ये भी महंगा हुआ है। बाकी चीज़ों की कीमत आलमोस्ट उसी तरह है और कंट्रोल में है। सो आप कह लें कि महंगाई में चूँकि आप कह लें एक प्रोपेगेट बहुत हुई है बात, और एक चीनी का एग्जांपल भी है जिसमें हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, डेफिनेटली जो बात मानने वाली माननी चाहिए। बाकी आटे में या बाकी चीज़ों में कंट्रोल बेहतर हुआ है। आप कह लें ये जो अभी बात खरल साहब बात कर रहे थे कि देखें इसमें एक बात चक्की आटा आपकी खुशकिस्मती है, और ना आप बता रहे हैं कि सिर्फ चीनी की कीमत बढ़ी है और किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी। अभी तमाम चीज़ों पे अलग अलग बात करते। जी फैसल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। पीटीआई के रहनुमाओं को ग्राउंड पर जाना चाहिए, हकीकत देखें, सब्जी की दुकान पे चले जाए, चिकन की दुकान पे चले जाए, दूध की दुकान पे चले जाए, एक दफा चक्कर लगा ले एमएनएज एमपीएस, चलें ठीक है, और फिर देखें क्या। बिल्कुल खत्म हो गया। चलें एक न्यूज़ ब्रेक है, बुलेटिन के बाद 10 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।